चलिए पिछला क्लास हम लोग जो चल रहे थे कंटिन्यू करें। हम लोग भूगोल में देख रहे थे भारत में हम लोग राज्य सभी देख लिए थे, सभी उत्तरी पॉइंट दक्षिणी पॉइंट सभी हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग चलेंगे, याद होगा पड़ोसी की बात भी समझाए थे, यहां से लेके यहां तक पूरे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद है सबको? चलिए इसमें नीचे हेडिंग दे दीजिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। चलिए ध्यान से समझिए, केंद्र शासित का मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से केंद्र का ही बात ज्यादा चलता है और इसमें केंद्र की शक्ति अधिक होती है। और ये दो कारणों से बनते हैं, या तो पहला कारण हो सकता है सुरक्षा का कारण और दूसरा कारण हो सकता है किसी खास प्रकार के वहां अगर मान लीजिए कल्चर हो, संस्कृति हो, तो विशेष प्रकार की संस्कृति के सुरक्षा के लिए भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। जैसे आपको मालूम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कारण क्या है? सुरक्षा। चूंकि बार बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उद्देश्य क्या रहा? सुरक्षा रहा। यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भी उद्देश्य क्या है? सुरक्षा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो दमन द्वीप, आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले दो थे, दमन और दीव, और बोलो दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, यहाँ एक विशेष प्रकार की संस्कृति थी, कल्चर थे, उसके सुरक्षा के लिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसी प्रकार का यहाँ पर छोटे छोटे कई द्वीप हैं और इसको हम लोग क्या कहते? लक्षद्वीप। इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी को क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? दोनों में कारण बोलिए। सुरक्षा कारण है कि संस्कृति की सुरक्षा? संस्कृति की सुरक्षा। पुदुचेरी में कौन सी संस्कृति है? तो फ्रांसीसी बस्ती है। आप जब मॉडर्न पढ़ोगे तो फ्रांसीसी की बस्ती यहां पर देखोगे। पुदुचेरी यहां है, लेकिन माहे, कराईकल, यनम, ये सब इसके कई क्षेत्र हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र, इधर केरल तक का क्षेत्र पुदुचेरी के पार्ट में आता है। कारण ये सभी फ्रांसीसी बस्ती थे और इन सभी के संस्कृति के सुरक्षा के लिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला नंबर हम लोग देख लें, यहीं पर इसके नीचे चले तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो बोलिए पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया? जम्मू कश्मीर। राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। दूसरा लद्दाख, राजधानी कहाँ है? लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। तीसरा नई दिल्ली, राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। चौथा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, राजधानी कहाँ है? अब उस सिलवासा खत्म हो गया, अब कहाँ राजधानी है? दमन। अभी दोनों एक ही हो गया। पहले दादर नगर हवेली अलग था, दमन द्वीप अलग था, अब इस सब मिला के एक ही है, राजधानी दमन। पांचवा नंबर हो गया लक्षद्वीप, राजधानी कावरत्ती। छठा पुदुचेरी, राजधानी पुदुचेरी। सातवां नंबर हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी बोलिए पोर्ट ब्लेयर। बताइए एक और कौन है? वेरी गुड, यहीं पर है आपका चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हम लोग इसको नोट करें फटाफट
केंद्र शासित प्रदेश, नीचे 2 कॉलम बना दीजिए। एक साइड में लिखिए केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे साइड में राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी। पहला नंबर लिख दीजिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर। दूसरा नंबर लिखिए लद्दाख। लद्दाख, राजधानी लेह। लेह। अगला लिखिए चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़। अगला नंबर लिखिए नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला लिखिए दमन दीव और दादर नगर हवेली, एक ही में दोनों हो गया। अब दमन दीव और दादर नगर हवेली। राजधानी सिलवासा। सॉरी, दमन हो गया, सिलवासा पहले दादर नगर का था। राजधानी कहां हो गया? दमन। दमन। अगला लिख दीजिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, कावारत्ती। लक्षद्वीप, कावारत्ती। अगला लिखिए पुदुचेरी। पुदुचेरी, राजधानी पुदुचेरी। पुदुचेरी। अगला लिखिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए नई दिल्ली। स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। और पुदुचेरी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। जिसकी अपनी विधानसभा है। चलिए, विधानसभा का मतलब मुख्यमंत्री, वहां मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, नीचे हेडिंग दे भारत के, नीचे हेडिंग दीजिए भारत के समुद्री तट। भारत के समुद्री तट। भारत के समुद्री तट। चलिए ध्यान दे, खूब बढ़िया से समझिए। आज लगभग बेसिक हो जाएगा। पहला लेसन एक बेसिक लेसन है, उसी लेसन से मेन आगे की ओर भूगोल चलता है। यहां से ऊपर स्थल है और आप पढ़ चुके हो स्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अगर हम यहां से ये भाग चले तो भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यहां से लेके यहां तक अगर चले तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्या इसमें छोटे छोटे द्वीप भी हैं? तो है, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इन सभी के लंबाई को जोड़ा जाए
तो द्वीप के तट की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन आए भारत के कुल तट की लंबाई कितनी है, तो दोनों को हम अगर जोड़ दें तो कुल तट की लंबाई हो जाएगा, और यह हो गया आपका 7516.6 किलोमीटर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल सीमा की लंबाई कितनी, तो स्थलीय सीमा है 15,200 और समुद्री सीमा हो गया 7516.6। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो आप बताइए कितना हो गया, 22,716.6 किलोमीटर कुल सीमा की लंबाई। अब देखो 4-5 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100, भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416.6, भारत के कुल तट की लंबाई 7516.6, भारत के कुल सीमा की लंबाई समुद्री तटीय सब हो गया 22,716.6। इस तट की बात क्लियर है सबका। दूसरी बात ध्यान दीजिए, इस साइड के भाग को हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं और इस साइड के भाग को बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इधर का पार्ट कौन है, बंगाल की खाड़ी, और इधर का पार्ट कौन है, अरब सागर। आपको ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में हमारा यह जो राज्य है नाम क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य। अरब सागर की तरफ 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र से लगती, 9 राज्य, 5 अरब सागर की ओर और 4 बंगाल की खाड़ी की ओर। क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती। अब उसमें चॉइस दे दे आपको, कर्नाटक, चॉइस आपको दे रहा है तमिलनाडु, चॉइस दे रहा है उड़ीसा, तेलंगाना, तो आंसर तेलंगाना। बोलो क्लियर है सबका। किस राज्य की सीमा न तो किसी देश से लगती है और न समुद्र से लगती, चॉइस ए झारखंड, चॉइस बी तेलंगाना, चॉइस सी दोनों। बोलो आंसर। क्या झारखंड भी किसी देश से लगती है, नहीं, न समुद्र से। तेलंगाना भी न इसमें समुद्र से है और न किसी देश से। तो आपको चॉइस में ऐसा कई प्रश्न आएगा तो आपको क्लियर करना है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, किस राज्य के समुद्र तटीय लंबाई सबसे अधिक। तो गुजरात का मुंह देखो, एकदम अंदर बाहर फिर अंदर फिर बाहर, इसके समुद्र तट की लंबाई सबसे अधिक। तो आपको पूछा जाएगा किस राज्य के समुद्र तट की लंबाई सबसे ज्यादा है, आंसर कौन होगा, गुजरात। तो फटाफट इतनी बात को नोट करेंगे हम लोग। नीचे लिख दीजिए डैश के, भारत के मुख्य भूमि के, भारत के मुख्य भूमि के भारत में मुख्य भूमि के तट की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नीचे डैश देंगे, भारत के द्वीपीय तट की लंबाई, द्वीपीय माने द्वीप के, भारत के द्वीपीय तट की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। 1416.6 किलोमीटर है। नीचे डैश देके, भारत के कुल तट की लंबाई, भारत के कुल तट की लंबाई, कुल तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है।
7516.6 किलोमीटर है। नीचे डैश देके लिख दीजिए भारत के स्थलीय और जलीय कुल सीमा की लंबाई भारत के स्थलीय और जलीय कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। 22,716.6 किलोमीटर है। 22,716.6 किलोमीटर है। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए भारत के 9 राज्य की सीमा भारत के 9 राज्य की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। नौ राज्य की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। नीचे डैश देंगे अरब सागर को 5 राज्य अरब सागर को 5 राज्य अरब सागर को 5 राज्य ब्रैकेट में लिख दीजिए गुजरात, कॉमा महाराष्ट्र, कॉमा गोवा, कॉमा कर्नाटक, कॉमा केरल तथा बंगाल की खाड़ी को 4 राज्य बंगाल के खाड़ी को 4 राज्य ब्रैकेट में लिखिए तमिलनाडु, कॉमा आंध्र प्रदेश, कॉमा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दो सबसे लंबी तट की लंबाई गुजरात का है। सबसे लंबी तट की लंबाई गुजरात का है। नीचे लिख दीजिए तट के नाम मानचित्र बनाए। ऊपर लिख दीजिए काठियावाड़ तट।
सूरत से गोवा, कोंकण तट, मंगलोर, मंगलोर तट, कन्याकुमारी, मालाबार तट, विशाखापट्टनम, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, यह है चिल्का झील, उत्तरी सरकार तट, इसी को उत्कल तट के नाम से जानेंगे। बंग तट, लिखिए, पहले एक बार समझा देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया से समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, गांव में आप देखोगे कि कितना भी कोई गांव रहे, हर खेत के नाम रखे रहे, फलाना खंधा, तो गांव वाला लोग समझ जाएगा कि वो वाला के बात चल रहा। फलाना चिलाना खंधा, तो कहेगा कि वो उधर वाला खंधा का बात चल रहा। तो हम लोग भी उसी तरह हर तट का एक नाम दिए। अगर गुजरात की बात करेंगे तो इस तट का नाम क्या है? काठियावाड़ तट। इसको हम लोग किस तट के नाम से जानेंगे? काठियावाड़। यहां से गोवा तक का जो तट है, इसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगर कभी भी नाम मिलेगा कोंकण रेल, तो समझना कि यहीं पर की बात चल रही। इसके बाद हम लोग गोवा टू मंगलोर चलेंगे, तो इसका नाम क्या है? मंगलोर तट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलोर से कन्याकुमारी केरल में मुख्य रूप से स्थित है, और इसका नाम है मालाबार तट। इसका नाम बार बार यूज होते रहे। जब हम कहेंगे मालाबार तट, तो आप कहोगे कि वो केरल के पास है। मंगलोर से लेके कहां तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का यह तट है और इसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल और मालाबार इस सबसे ज्यादा यूज होगा। आंध्र प्रदेश में जब हम चलेंगे तो इसका नाम है गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश में नाम क्या होगा? गोलकुंडा तट। जब ऊपर की ओर चलेंगे तो इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। इसी को उत्कल तट कहते हैं, उड़ीसा। बंगाल में इसी तट का नाम क्या है? बंग तट। तो हम लोग को ज्यादा से मतलब नहीं है। कोरोमंडल और मालाबार इस सभी को एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछेगा तमिलनाडु में कौन सा तट है? कोरोमंडल। केरल में कौन सा तट है? मालाबार। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तट, निम्नलिखित में कौन सा तट बंगाल के खाड़ी की ओर है? कौन सा तट बंगाल के खाड़ी की ओर है? चॉइस ए कोंकण तट, कोंकण तट। चॉइस बी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। चॉइस सी मालाबार तट, मालाबार तट। और चॉइस डी मंगलोर तट, मंगलोर तट। बोलो आंसर क्या होगा? कौन होगा? तो कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की ओर है, बाकी सभी अरब सागर की ओर है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो बन जाएगा सबसे। चलिए नीचे अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर सेक्शन करेंगे, उसको खूब बढ़िया से आपको समझना है। मानचित्र ही बना देंगे तो ज्यादा बढ़िया। ध्यान दीजिए, कलम रखिए और खूब बढ़िया से समझिए। देखिए यहां पे आप सभी को मालूम है कि इस हिस्से में छोटे छोटे कई द्वीप हैं और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये पूरा द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ही सबसे बड़ा द्वीप है, इसको मिनी काय द्वीप के नाम से जानते हैं। मिनी काय द्वीप, मिनी काय द्वीप लक्षद्वीप का ही सबसे बड़ा द्वीप। तो ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा हो गया। इसके नीचे अगर बात करें तो ये दूसरा देश, ये इंडिया नहीं है और इस एशिया महादेश के सबसे छोटा देश में से एक है। इसी का नाम है मालदीव। देखिए कई बार आप नाम सुनोगे मालदीव की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए, तो मालदीव यही है, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव, और एशिया महादेश के छोटा देश में से एक। अब यहाँ पे आप सभी लोग को मालूम है कि छोटे छोटे कई यहाँ द्वीप हैं और इनका नाम बोलो क्या है? अंडमान निकोबार। इन सभी का नाम क्या है? अंडमान निकोबार। इसी में हम लोग देखें एक पुनः दूसरा देश है और उसका एक द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा किसका है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। इसी प्रकार से यहां पर एक द्वीप है, यह भी दूसरा देश है और यह है म्यांमार। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। अब ध्यान से समझिए, दो स्थल खंडों के बीच पानी वाले भाग को हम लोग चैनल कहते हैं। पहले तो एक शब्द समझिए, चैनल शब्द का मतलब है स्थल के बीच जल के भाग को चैनल कहते हैं। जैसे आप नाम पढ़ोगे इंग्लिश चैनल,
तो समझ लोगे कि वो स्थल के बीच में पानी है, तो उसका नाम क्या है? चैनल। अब देखिए, यहीं पर पिछला क्लास आपको याद होगा, कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट, याद है सबको? ये यहां पे लाइन गुजर रहा है। यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो, यह पूरा सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि यह जो चैनल है, यह जो चैनल है, इसी चैनल को 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा 8 डिग्री चैनल, तो कहना समझ गए मिनी काय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, या भारत को मालदीव से अलग करता है। इंडिया यहीं तक है। 8 डिग्री चैनल के बाद देश कौन हो जाता है? मालदीव। तो इंडिया और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनी काय द्वीप और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस चैनल को हम लोग 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, और 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप लक्षद्वीप और मिनी काय द्वीप अलग होते हैं। आपसे पूछा जाए 9 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप और मिनी काय द्वीप दोनों अलग होते हैं क्या डिग्री के चैनल से? 9 डिग्री के चैनल से। यहां पे अगर हम लोग चले तो यही चैनल आपका है 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के ऊपर जो है इन्हीं को अंडमान कहते हैं, और 10 डिग्री के नीचे जो है इसी को निकोबार कहते हैं। तो अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग होते हैं कितने के चैनल से? 10 डिग्री चैनल से। तीनों दिमाग में बैठाओ। 8 डिग्री से कौन अलग है? मालदीव और मिनी कायद्वीप। 9 डिग्री से मिनी कायद्वीप और लक्षद्वीप। 10 डिग्री से अंडमान और निकोबार। यहां पर जो आप देख रहे हो, इस चैनल को ही हम लोग कोको चैनल के नाम से जानते हैं। इस चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल। अब आपसे पूछे कोको चैनल किसको किसको अलग करता है, तो यह अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है। अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है। यहां पर जो चैनल है, इस चैनल को हम लोग ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट चैनल। और बताओ ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है? निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। रिवर्स क्वेश्चन आए, भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल कौन है? ग्रेट चैनल। भारत को म्यांमार से अलग करने वाला चैनल कौन है? कोको चैनल। हो सकता है आपको कोको नहीं दे, भारत को म्यांमार से अलग करता है, तो आंसर कौन होगा? कोको चैनल। बोलो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ग्रेट चैनल, कोको चैनल। क्लियर है सबका? जल्दी पहले मानचित्र में दर्शाइए और तब हम लोग इसको लिखेंगे।
चलिए नीचे लिख दीजिए 8 डिग्री चैनल लिख के डैश। आठ डिग्री चैनल डैश देके लिख दीजिए मिनी काय द्वीप। 8 डिग्री चैनल डैश देके मिनी काय द्वीप ब्रैकेट में लक्षद्वीप कॉमा देके भारत। कोई भी स्टेप आ सकता है इसमें। मिनी काय द्वीप ब्रैकेट में लक्षद्वीप कॉमा देके भारत ब्रैकेट बंद को मालदीप से अलग करता है, को मालदीप से अलग करता है, को मालदीप से अलग करता है। मालदीप से अलग करता है। नीचे लिख दीजिए 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लिख दीजिए लक्षद्वीप से मिनी काय द्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप से मिनी काय द्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप से मिनी काय द्वीप को अलग करता है। नीचे लिखिए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान से निकोबार को अलग करता है। नीचे लिख दीजिए ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल देखिए निकोबार का सबसे नीचे वाला जो टापू है उसको ग्रेट निकोबार का, और ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर कभी भी इंदिरा पॉइंट की बात चले तो समझना कि किसमें स्थित है, ग्रेट निकोबार में। तो लिख दीजिए ग्रेट निकोबार। ग्रेट चैनल डैश देखिए ग्रेट निकोबार ब्रैकेट में भारत, भारत से सुमात्रा, भारत से सुमात्रा ब्रैकेट में इंडोनेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया को अलग करता है। नीचे लिख दीजिए कोको चैनल। कोको चैनल लिख दीजिए उत्तरी अंडमान, इसको उत्तरी अंडमान कहते। उत्तरी अंडमान ब्रैकेट में भारत, भारत को कोको द्वीप, भारत को कोको द्वीप ब्रैकेट में म्यांमार से अलग करता है। कोको द्वीप ब्रैकेट में म्यांमार से अलग करता है, अलग करता है। अब हम लोग को नेक्स्ट बात समझनी है। अब एक दो बात के बाद ये लाइन क्लियर हो जाएगा। भारत के बीच से बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है और इसी रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा यह बोलो कौन सा राज्य है? गुजरात। ये देखो राजस्थान से भी गुजरती है।
यहां पर बोलो कौन है? मध्य प्रदेश। यह बोलो छत्तीसगढ़। यह बोलिए झारखंड। यह बोलिए पश्चिम बंगाल। यह त्रिपुरा और यह मिजोरम। भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? एक अच्छा क्वेश्चन है। 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो अच्छा आंसर आपको क्लियर हो गया। भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए, स्टार लगा के। भारत के 8 राज्य से, भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला नंबर लिख दीजिए गुजरात। दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा झारखंड। पांचवा राजस्थान। छठा मिजोरम। सातवां त्रिपुरा और आठवां पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दिमाग में बैठाइए, बस थोड़ा सा दिमाग में सेट करो, क्लियर। जब हम कहें कर्क रेखा तो आपको समझना है कर्क माने केकड़ा, और केकड़ा पहुंच गया है गमछा पर। केकड़ा गमछा पर आ गया है, तब गमछा झाड़ देना है। गमछा पर केकड़ा है तो झाड़ देना है किस पर? मित्र पर। हंसी मजाक कुछ हो जाए तो जब कहेंगे कर्क रेखा तो कहना वो केकड़ा वाला है, तो गमछा झाड़ो मित्र पर। गमछा किस पर झाड़ देना है? मित्र पर। बोलो ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो जान के वो वाला सीक्वेंस तोड़ दिए। तुम लोग बोल रहा था बीच में कि राजस्थान, लेकिन हम जान के मध्य प्रदेश लिखे क्योंकि हमको गमछा झाड़ना था, तो हम देखे सीक्वेंस बना दे तो सही हो जाएगा। तो दिमाग में बैठाना है कर्क रेखा तो कहना है केकड़ा, तो गमछा झाड़ो मित्र पर, काम कंप्लीट। बोलो क्लियर है सबका? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से नए सेक्शन की शुरुआत हो। पढ़िए, दूसरा लेसन का नाम क्या लिखा गया? सिलेबस देखो, सब चीज लिखाया हुआ आपको। पढ़िए, पर्वत और पठार। पढ़ने में भी पर्वते है, समझ रहा ना? बस पर्वत लोड पड़ेगा, फिर नदी अंतिम लोड पड़ेगा, उसके बाद आराम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे भूगोल आपको इजी हो जाएगा। तो ये आपका आज के क्लास में हम लगभग भारत की स्थिति चारों तरफ से हम लोग इसको लॉक करने का काम किए। पूरा सिस्टम आपका क्लियर हो गया। अब इससे कुछ क्वेश्चन अभ्यास करवाए। अगले क्लास में आप जैसे ही आओगे कोई मानचित्र नहीं रहेगा, और तब क्वेश्चन देंगे कि बताओ कौन सा राज्य समुद्र से नहीं लगता है। तो क्या आंसर नहीं बना दोगे? बताओ कौन सा राज्य किसी दूसरे देश से या समुद्र दोनों में किसी से नहीं लगता है? आंसर दे सकते हो ना? अब बताओ, इसी में चॉइस दे रहे हैं, कौन सा राज्य किसी देश से और समुद्र से नहीं लगता है? चॉइस से पंजाब, चॉइस बी हरियाणा, चॉइस सी उत्तराखंड, उत्तराखंड, और चॉइस डी एक और आपको दे दें बिहार। बोलो आंसर। हाँ, मन का नक्शा खोलना है। परीक्षा हॉल में मन का नक्शा चलेगा, वो नक्शा नहीं रहेगा।
अब मन का नक्शा खोले तो याद आ रहा है पंजाब पाकिस्तान से सट रहा, हरियाणा नीचे भाग रहा, उत्तराखंड चीन तरफ सट रहा है, बिहार नेपाल से सट रहा है। किस राज्य की सीमा ना अंतरराष्ट्रीय है ना समुद्री है, पंजाब सट रहा है। क्या हरियाणा किसी से सट रहा है? नहीं, तो आंसर हरियाणा हो। अब बोलो ऐसा ही 15 क्वेश्चन देंगे तो क्या नहीं बना दोगे? 15 एकदम ठीक कर दिया तो सही। तो कल क्वेश्चन अभ्यास के साथ पर्वत की शुरुआत करेंगे। आज अभी आपकी छुट्टी हो जाएगी, चूंकि आज अभी बैठ के सारे टीचर को बुलाए हैं आप ही लोग के रूटीन के लिए, चूंकि टाइम हमको भी कम मिलता है ना, उसी बीच में ही आप ही के समय में आपको सेट करना होता है। तो संभावित है आप लोगों का 12 से 1.5 ये प्रतिदिन, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग आपका ये चलते रहेगा। तो ये प्राइमरी वाले बच्चे का भी लाइव होगा, मिडिल वाले का भी होगा, हायर वाले का भी होगा, चूंकि जीके जीएस के साथ ये मैथ और रीजनिंग सब में लगा दिया गया। तो डेली 12 से 1.5 प्रतिदिन चलेगा। 1.5 से 3 यह डेली इंग्लिश और हिंदी किया गया है। यह भी प्राइमरी, मिडिल और उच्चतर माध्यमिक, प्राइमरी, हाई और हायर सेकेंडरी सब के लिए, चूंकि यह क्वालिफाइंग वाला क्लास हो जो 100 मार्क्स का है, उसमें 25 नंबर का इंग्लिश है, 75 नंबर का हिंदी, यह भी आपका डेली चलेगा। ई क्वालिफाइंग सिर्फ 30 नंबर इसमें लाना है। तो एक बार पढ़े रहेगा, मार्कशीट में 30 लिखा रहना अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा 80 लिखा है तो और अच्छा है। ऑब्जेक्टिव है ही तो थोड़ा जितना ज्यादा आ जाए, और इसीलिए ई क्लास डेली यहाँ पे किया गया है। 3 बजे से 4:30 बजे तक आपका ये क्लास 2 विषय डिजाइन कर रहा, एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री। हो सकता है हिस्ट्री बीपीएससी में मॉडर्न शुरू करने जा रहे हैं तो आपको मॉडर्न से ही शुरुआत करें, क्योंकि सबसे मेन सिलेबस में ही आपको दिया है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, हिस्ट्री करके नहीं लिखा, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन करके लिखा, और उसका इशारा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री। तो जान के बीपीएससी रेंज में उतना पढ़े रहोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्राइमरी वाला को तो कम चाहिए, तुम लोग को बहुत जबरदस्त चाहिए। तो ऐसा रूटीन ही सेट करेंगे कि 3 से 5 लगभग ज्योग्राफी अभी हो जाए और मॉडर्न हिस्ट्री 5, 5:30 तक चला जाए, तो यहां से यहां तक में मिजाज ठीक हो जाए। रहा अब सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट को प्लान कर रहे हैं किस डिजाइन से चले, ये दिमाग हम लगा रहे हैं। चूंकि सभी सब्जेक्ट इसमें आपका साइंस टीचर का, सोशल साइंस टीचर का, मैथ टीचर, ये 3 में लगभग हमारी ही भूमिका है। बाकी हिंदी टीचर जो हिंदी भाषा से हैं, इंग्लिश भाषा से हैं, उनके टीचर अलग होंगे जो केवल ऑनलाइन क्लास चलेंगे, उसमें ऑफलाइन नहीं। तो उनको हम अपने स्टूडियो से ही, वहीं घर से ही लगा देंगे, उन लोग अपना पढ़ाते रहेंगे। इसमें भी जो है देख पा रहे हैं कि कुछ क्लासेस हो सकता है, अब अकेले सारा लेंगे तो कम होगा, ऑनलाइन के सब द्वारा संभव है। ऑनलाइन में क्या है, जिस समय हम जब फ्री हैं उसी समय शुरू हो जाए। ऑफलाइन की एक कमजोरी क्या होती है कि ऑफलाइन में आपको आना होगा, फिर हम आएंगे, शुरू हो, अब उसमें बीच में 2 घंटा दूसरा बैच है तो नहीं हो सकता। और ऑनलाइन में क्या है कि रात में 9 बजे भी घर पहुंचे, 9 बजे शुरू हो जाएंगे कि 9 से 10 चलेगा, जो जहां पढ़ ली। तो इसमें कुछ कुछ जो होगा, जहां हो सकता है मैथ का कुछ सेक्शन ऐसा संभव है कि लाइव के माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। सोशल साइंस उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें हिस्ट्री ये पूरा चूंकि वर्ल्ड है तो ऑफलाइन पटना से पढ़ाएं, तो हिस्ट्री पूरा का हो जाएगा। ज्योग्राफी इसी के साथ निकलते जा रहा है, जो लेसन केवल यहाँ नहीं टच करेगा वो अलग से पढ़ा ले। बाकी आपका दोनों इकोनॉमी, उसके लिए भी आपका एक टीचर आएंगे, और फिर एक और सिस्टम पॉलिटी, उसको हम ही करेंगे। साइंस में ये ऑफलाइन यहाँ हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स उम्मीद है कि कुछ सेक्शन करेंगे, बाकी आपका सीधा जो है ऑनलाइन में जाएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी यही टीचर ऑफलाइन में करेंगे। तो ये सब्जेक्ट का डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आपका ये उम्मीद है कि कल से ही रूटीन लाइनअप हो जाए। कल से, या हो सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा टीचर से और मिल लेते हैं तो मंडे से आपका ये कंटिन्यूटी में चला जाए। तो इसमें कई बच्चे का एडमिशन ऑफलाइन की बात है, कई लोग ऑनलाइन में भी जो है ऑफर की बात कर रहे थे। तो संभावित रहेगा कि शनिवार और रविवार अंतिम रूप से एक बार फिर से जोड़ने का लास्ट मौका दे दिया जाए। फिर उसके बाद क्लास में
सोमवार से गति ला दिया जाएगा। तो सोमवार से फिर क्लास में स्पीड आ जाएंगे। जो बच्चे परचेज कर चुके थे तो वो लोग डायरेक्ट ऐप से लिए हैं विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, तो वो ऑनलाइन में डायरेक्ट जुड़ गए। कुछ बच्चे 8294422949 इस नंबर पर पेमेंट किए, तो उन लोग भेजे हैं, उनका पूरा अभी नहीं जुटा है। उम्मीद है कि आज या कल तक में जुटेंगे। इसीलिए उनके असुविधा न हो इसके लिए क्लास को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जा रहा है कि जब तक नहीं जुटा है वहां भी देख ले। जैसे ही जुट जाएगा तो फिर संडे के बाद यूट्यूब पर अपलोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी कभी हम लोग यूट्यूब पर आएंगे क्वेश्चन डिस्कशन लेकर। जैसे आपका भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा तो 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट ले ले, डिस्कशन यूट्यूब पर कर लिया जाएगा, उसमें सारे बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे और आप लोग भी उसमें देख लोगे कि कितना सही कर रहा है। तो वो सब टेस्ट का कुछ मीडियम होगा जो यूट्यूब पर किया जाएगा। बाकी पढ़ाई का जो सिस्टम होगा वो हमारे विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर एप्लीकेशन पे ही चलेगा। और सैटरडे संडे ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए अंतिम ऑफर भी दिया जाएगा। देखते हैं उसका कल एक छोटा सा क्लिप वीडियो बना देंगे ताकि सभी बच्चे को जानकारी हो जाए। ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम आपका क्लास रखा ही गया है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस में मेन भूगोल और इतिहास, ये 2 मेन पार्ट इसमें होगा जो ऑफलाइन है। कुछ पार्ट इसमें रिकॉर्डेड भी जुड़े। तो चूंकि समय आपका कम है, बहुत ज्यादा समय है नहीं, खाली ऑफलाइन के चक्कर में रहेंगे तो उस कंडीशन में पूरा खत्म कोर्स नहीं हो। हम चाहते हैं कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए, तो इसीलिए जो लड़के ऑफलाइन भी एडमिशन लेंगे तो उनको भी हम ऑनलाइन में जोड़े, वहां जुड़े रहेंगे। तो उसमें किसी दिन क्लास छूट रहा है या दोबारा पढ़ने का इच्छा कर रहा है तो फिर से बैठ के पढ़ो। और जो कंटेंट हमको लग रहा है कि यहाँ के अलावे भी आवश्यक है तो डाला जाएगा, आप घर से भी कंटिन्यू करो। पढ़ाई का मैक्सिमम रूटीन बना चुके, डू और डाई करना हो, फिर दोबारा ही बहाली उम्र तुम्हारा खत्म के बाद आएगा, बात इतने समझ। तो इसीलिए एकदम सोच लो कि हमको ही निकालना है चाहे जैसे हो। तो ये आपको सिस्टमैटिक कर दिए। तो अभी बैठ के हम आपके लिए एक रूटीन कुछ टीचर को बुलाया है, डिजाइन कर लेंगे। कल पुनः क्लास आपके अपने निर्धारित शेड्यूल से होगा। आज सब्जेक्ट में सोशल साइंस जो है वो नहीं होगा, लेकिन घबराना नहीं, चूंकि हम ही को पढ़ाना है तो संभावित रहेगा कि शनिवार को हिस्ट्री का लंबा क्लास लेंगे सोशल साइंस में और 1.5-2 घंटे का होगा। एक लेसन खत्म ही करे, जो सब्जेक्ट रहेगा ना तो मैं एकदम ठीक है, तो एक लेसन खत्म करके ही दम लेंगे, तो उसमें कहानी सुनने में भी आनंद आ जाएगा और सिलेबस में निकलते चला जाएगा। तो आज अभी क्लास, यहाँ के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। कल क्लास हम लोग का इससे आगे होगा। ऑनलाइन में कोई बच्चे हैं कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो इंक्वायरी ले सकते हैं। एक हैंड, इसका वीडियो बाद में दिख सकता है, बिल्कुल बाद में कभी भी आप देख सकते हो। वीडियो आपको अवेलेबल हो जाता है एप्लीकेशन पे, आप जब चाहो तब देख सकते हो। उसमें डाउनलोड की भी फैसिलिटी है, नेट नहीं भी है तो डाउनलोड किए रहोगे तो नेट नहीं भी रहने पर बाद में देख सकते हो। अमरिंदर कुमार है, एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस का तो कहोगे तो आज ही हम केवल 2 घंटा बैठेंगे सब खत्म हो जाएगा, सब डाल देंगे तो खत्म हो गया। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइव दें, इसीलिए आपका ये चीज है। नहीं तो सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी ज्योग्राफी कई बार पढ़ा चुके हैं। बस एक बटन स्विच करेगा तो मालूम चला ज्योग्राफी खत्म, एक बटन स्विच किया हिस्ट्री खत्म। आप समझिए कितना खत्म करोगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव के माध्यम से हो, इसीलिए आपको विलंब लग रहा है, लेकिन सिलेबस का दिक्कत नहीं होगा। और कोई बात ऑनलाइन में जो बच्चे हैं? चलिए नहीं है तो चलिए बढ़िया है, सारा इंक्वायरी लोगों का क्लियर है। कल हम लोग पुनः अपने रूटीन से क्लास करेंगे। अनुज जी हैं, सोशल का वीडियो सबके लिए फ्री। मेरे कुछ बच्चे एडमिटेड है ना, तो सबके लिए फ्री करेंगे तो कहेगा हम एडमिशन लिए, पैसा दिए, मूर्ख बन गए। तो इसलिए हमारी लिमिटेशंस को भी आप समझेंगे। वीडियो का एक कुछ ही पार्ट है जो फ्री किया जा सकता है, बाकी सभी सिस्टम आपको पेड बच्चे अगर है तो वो पेड कोर्स के लिए ही बच्चों को मिल पाएगा।